अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के नामवर समाजी रहनुमा मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब के टॉपिक के दूसरे हिस्से की 5वीं किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने मेन टॉपिक की तरफ। ईदी साहब का कहना था, मुझे बल्किस और कुबरा की वो मायूसी याद आई जिसका उन्हें 2 माह कबल सिविल अस्पताल में सामना हुआ था। एक नर्स ने कहा था, ईद की 3 छुट्टियों की वजह से डॉक्टर्स नहीं होंगे। अलमारी में ताला लगा था और चाबियां नहीं मिल रही थी। कैंची और पट्टियां वगैरह अलमारी में थी, चुनाचे पट्टी नहीं हो सकती थी। उसे जिन्ना अस्पताल ले जाओ, नर्स ने मशवरा दिया था। चुनाचे बिलाल की फौरी तौर पर वहां से मुंतकिल करते हुए जिन्ना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया। कुबरा को उसके साथ रहने की इजाज़त दी गई, लेकिन बच्चे की चीखें, उसकी अजियत और दवा लगाते और पट्टी करते हुए उसकी जली हुई जिल्द देखकर कुबरा की चीखें निकल जाती थी और वो चिल्लाती हुई वहां से भाग जाती थी और अपनी मां की गोद में गिरकर बेहोश हो जाती थी। ईदी साहब का कहना था, बिलाल के जिस्म से इतना पानी खारिज हो चुका था कि बार बार चादरें बदलना पड़ी। उन्हें कहा गया कि बच्चे को किसी निजी अस्पताल ले जाएं, और जब मेरी अहलिया बल्किस ने एहतजाज किया तो उन्होंने साफ कह दिया, हम क्या कर सकते हैं। वो उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले गए और वहाँ भी एक मुलाजिम ने उन्हें बताया कि ईद की छुट्टियों की वजह से डॉक्टर दस्तयाब नहीं। बिलाल को आईसीयू में दाखिल कराने से पहले बल्किस को 20,000 रुपये जमा कराना पड़े। अस्पताल में उसे नींद आवर अद्वियात देकर सुला दिया गया। ईदी साहब का कहना था, घोटकी सांगी रेलवे स्टेशन में एक ही खानदान के 9 अफराद हादसे में हलाक हो गए थे। मैं तस्वर की आंख से उनकी लाशें कोटली गांव में ले जाते हुए देख रहा था। ये एक ऐसा मंजर था जो मैं अक्सर देखता रहा था। मेरा दिल उन लोगों के लिए दर्द से भर आया जो ये लाशें वसूल करेंगे, जो हमेशा उनका गम मनाएंगे। फिर मेरा ज़हन दोबारा बिलाल की तरफ चला गया। ईदी साहब का कहना था, मैयतों को जहाँ तक हो सकता था गुस्ल दिया गया और सफ़ेद चादरों में लपेट दिया गया। माल मता और डेथ सर्टिफिकेट उनकी मैयतों के साथ मुंसलिक कर दिए गए। लाशों के टुकड़ों को इकट्ठा किया गया और बांधकर एक इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। कुछ लाशों को रिश्तेदारों ने शनाख्त किया और उन्हें एम्बुलेंस के जरिए उनके घरों को पहुंचा दिया गया। कुछ को बतौर अमानत दफनाया गया ताकि दावे की सूरत में दोबारा दफनाया जाए। कुछ लाशें मुर्दा खाने में पड़ी थी और उनको कोई शनाख्त करने वाला नहीं था। जो लोग रोजगार की तलाश में दूर दराज से आए थे, वो ऐसे इलाकों से ताल्लुक रखते थे जहां कोई खबर भी बमुश्किल पहुंचती थी और वहां कई रोज तक उनके लापता होने की खबर भी नहीं हुई थी और शायद कई महीनों तक उनका पता ना चले। कुछ को तसल्ली और कुछ इमदादी रकम देकर रुखसत कर दिया गया और कुछ को अगली दस्तयाब ट्रेन के जरिए घरों को रवाना कर दिया गया था। ईदी साहब का कहना था, मेरा ज़हन छुट्टियों के बाद के अरसे की तरफ चला गया जब आखिरकार डॉक्टर वापस लौटे और उन्होंने बिलाल का जिस्म 75% जलने की तस्दीक की। रोजाना की जाने वाली पट्टी से बिलाल की नाजुक जिल्द उधड़ चुकी थी। कुबरा उसे बहलाती थी और प्यार करती थी और खुदा का शुक्र अदा करती थी कि उसने उसे नई जिंदगी दी। उसने अपने बच्चे को खो देने के हर सवाल को मुस्तरद कर दिया था। ईदी साहब का कहना था, घोटकी सांगी रेलवे स्टेशन में मरने वाले बच्चों की मांओं को देखकर मुझे अपनी बेटी याद आ गई। वो भी ऐसे ही खोई खोई और खामोश थी।
اس کا دکھ ایک مظہر بن کر میرے آس پاس بکھرا ہوا تھا۔ وہ روتی اور بین کرتی تھی اور اس کا ہسٹریا فضاؤں کو چیر ڈالتا تھا۔ وہ تنہا نہیں تھی اور نہ یہ عورتیں تنہا تھیں اور نہ ہی میں اکیلا تھا، لیکن سب نے اپنی اپنی سلیب اٹھا رکھی تھی۔ ایدی صاحب کا کہنا تھا بہت سارے دکھ مل کر ایک دکھ بن چکے تھے۔ ایک زندگی کا نقصان بہت ساری زندگیوں کا نقصان تھا۔ ہر زندگی کی قدر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے پیچھے کتنے المیوں کو چھوڑا اور کتنے لوگوں کو رنجیدہ کیا۔ ایدی صاحب کا کہنا تھا 78 لوگوں کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ مرنے والوں کی پولارائڈ تصاویر جائے ثانیہ پر آویزاں کر دی گئی تھی، قریبی تھانوں ہسپتالوں میں بھجوا دی گئی تھی اور ہمارے سکھر مرکز ارسال کر دی گئی تھی۔ ایدی صاحب کا کہنا تھا مجھے یاد آیا کہ جب میں نے بلال کو دیکھا تھا تو دل کی وہ کتنی دھڑکنیں تھی جو تھم گئی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مجھے اس بات کا تجربہ ہے کہ ایسی حالت میں دنیا کا کوئی بہترین سے بہترین ہسپتال بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بلال کا جسم اتنی گہرائی تک جھلس چکا تھا کہ اس کی رگوں میں خون تک جم گیا تھا۔ ایدی صاحب کا کہنا تھا بلال اور میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں بچا تھا۔ میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو خود کو بہت سی چیزوں سے دستبردار کر لیا۔ تو دوستو پھر ملیں گے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اسٹوری اگر اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل فار یو نالج کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔